नमस्कार दोस्तों। कॉलोनियल गुलामी के काले अध्याय मध्य इंडिविजुअल संयुक्त प्रयासों के कुछ चमकदार उत्कृष्ट पन्ने भी हैं। 1829 में सती प्रथा बैन का वह पन्ना हम कभी नहीं भूल सकते। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के स्वरूप में जब पूर्व और पश्चिम का एक अद्भुत मिलन हमने देखा था राजा राम मोहन रॉय और उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम पेंटिक के रूप में, और इस पृष्ठभूमि में ही जो आगे के जो दो और पन्ने जोड़े गए वो थी विडो रीमैरिज एक्ट और चाइल्ड मैरिज बैन के। 1835 में इंडियन प्रेस के लिबरेटर के रूप में सर चार्ल्स मेटकाल्फ ने जो पन्ना लिखा, आज के पत्रकारों को उसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तब हमारे नेशनलिस्ट लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान करते हुए, आधा पेट खाते हुए, और उनको वेतन भी नहीं मिलता था उस आधार पे, उस लिहाज से पत्रकार ही कहीं ना कहीं प्रेस चलाया करते थे। तो आज़ादी का पूरा नैरेटिव उन्होंने सेट किया था, और जो देश के मुद्दे थे, ख़ास तौर से आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के मुद्दे, वो सब कुछ वो सत्ता के सामने बिना डरे लाते थे। आज इसकी कमी मुझे दिखती है, और गोदी मीडिया के रूप में कहीं ना कहीं आज आज़ाद भारत में मुझे ताज्जुब होता है कि उस दी गई आज़ादी को वो किस तरह कुछ पावरफुल वेस्टेज इंटरेस्ट के चरणों पे वो सौंप दे रहे हैं। खैर, अब आगे चलते हैं 1850 के दशक में, जब भारत ने वेस्टर्न नई टेक्नोलॉजी का स्वाद कायदे से चखा। वह था इंडियन रेलवे का, पोस्ट का और टेलीग्राफ का लॉर्ड डलहौजी के समय। भले ही जो रेल्स का जाल था, ताना बाना था, कहीं ना कहीं इंडियन रॉ मटेरियल्स को अंग्रेज़ों के लिए पोर्ट तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए उस इजाज़ से था, लेकिन इन पन्नों को आत्मसार जब किया 72 डेलीगेट्स ने 1885 में, तो एक संयुक्त चैप्टर भी लिखा गया, और वो चैप्टर ने एक नई लकीर खींची जब रिलीजियस रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक मुद्दे से कहीं आगे जब सत्ता में भागीदारी की भी बात, गवर्नेंस में भागीदारी की भी बात भी एक मुख्य बिंदु उठकर सामने आई। और वो जो कांग्रेस थी वो वास्तव में पार्लियामेंट के तौर पर ही उसके सेशंस होते थे, और लोगों के ऑल सेट्स ऑफ ओपिनियन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेंट्रल, सब कुछ व्यक्त करने की पूरी आज़ादी थी। इस हद तक आज़ादी थी कि स्वराज मूवमेंट के समय 1907 के समय ही कांग्रेस में हम एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स ग्रुप्स का विभाजन भी हम देख लेते हैं। इस दौरान हमको कुछ ऐसे लीडर्स भी कांग्रेस में मिले जो लेफ़्ट से लेकर राइट और सेंट्रल सभी तरह के सेट्स अपने अंदर आत्मसार करने के और एक नई तस्वीर प्रिंट करने की और लोगों को ऑर्गेनाइज करने की अद्वितीय क्षमता उन्होंने कांग्रेस को दी। इसमें खासकर जो अगर सबसे पहला नाम आएगा वो आएगा बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का, जिन्होंने गणेश और शिवाजी फेस्टिवल्स को महाराष्ट्र में उनका यूज करते हुए स्वराज मूवमेंट, सेल्फ रूल के लिए जो बहुत अच्छा उसका प्रोत्साहन करता, लेकिन दूसरी तरफ जो क्लास इफेक्ट्स था इकनॉमी का, जो हमारे लेबर क्लास थे, रेलवे वर्कर्स थे और फार्मर्स थे, उनको भी साथ रखने की बात कही। कोई भी आज़ादी बिना इनके योगदान और इनके साथ लिए अचीव नहीं की जा सकती, और उसका अर्थ भी नहीं रहेगा। गांधी जी अफ्रीका में बहुत दिनों तक भारतीय हितों की लड़ाई लड़ते रहे, एज अ लॉयर के तौर पे, एज एक्टिविस्ट के तौर पर, और बहुत प्रताड़ना भी उन्होंने स्वयं पर्सनल लेवल पे भी झेली। और जब इंडिया में वो आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी के लेगेसी को उन्होंने आत्मसार किया अपने मूवमेंट्स के रूप में। भले ही वो जी के गोखले जी को अपना पॉलिटिकल गुरु कहते हों, लेकिन अगर एक चीज़ ये थिंकिंग थी, तो अगर कहीं उसको ज़मीन पे स्ट्रेटजिकली अगर मूवमेंट्स में सब चीज़ों को, सारे स्टेट्स को लेकर चलने की बात हो और मास मूवमेंट जनरेट करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं वो तिलक के बहुत करीब दिखते हैं, और इस हद तक करीब चले जाते हैं कि जो सज़ा कभी
देशद्रोह की या शायद राजद्रोह की बाल गंगाधर तिलक जी को मिली थी, उसी को वो गांधी जी हंसते हंसते आत्मसात करते हुए उसको चुनौती को भी और उस सज़ा को अपना सम्मान समझते हैं जब उन्हें वही सज़ा मिली। खैर ये सब तो ठीक था, लेकिन जो मेन मुद्दा था कांग्रेस का 47 के पूर्व वह थी पॉलिटिकल फ्रीडम। और इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म्स चलते आए राजा राम मोहन रॉय जी के समय से, जिसको बाद में कांग्रेस के लीडर्स ने इंडिविजुअल रूप में, चाहे टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो, चाहे दलित के सेपरेट इलेक्टोर्स के बीच में जब बखेड़ा खड़ा हो गया था हिंदू समाज के लिए, तो पूना पैक्ट हो B.R. अम्बेडकर जी के साथ, उसको साथ साथ लिया। लेकिन सेशंस के रूप में कांग्रेस ज़्यादातर पॉलिटिकल फ्रीडम के तौर पे ही चलती, उसको अचीव करने के एम्स के लिहाज से चलती रही और अपने आप को इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझने भटकने नहीं दिया। और जब आज़ादी मिल गई तो जो नेहरूवियन मिक्स इकोनॉमी का ढांचा था, उसने ये समझा कि हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी और जो हम जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स और सोशल जस्टिस ये सब चाहते हैं, ये सब तभी संभव हो पाएगा ज़मीन पे प्रैक्टिकल वे में, जब हम आर्थिक प्रगति के मार्ग पर चलेंगे। तो उस राह पे हमने चले और कहीं ना कहीं उसका अनुसरण 91 की पॉलिसी में जब वो चैप्टर पूरा हो गया और हमारे इंडिविजुअल्स कुछ हद तक मजबूत हो गए अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को पूरी तरह आगे रखने के लिए, मार्केट युग के तैयार होने के लिए एकदम राजी हो गए, तो 91 की पॉलिसीज़ जो थी वास्तव में उन आर्थिक सुधारों ने और उसके इफेक्ट्स ने जिस हिसाब से हमारी आर्थिक प्रगति की और जो खासकर नरेगा और राइट टू इंफॉर्मेशन और इन सब चीज़ों से जो लोग मजबूत हुए, हर तबका मजबूत हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम ने और जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के द्वारा इस दौरान लाए गए आर्थिक विकास के साथ साथ, तो हमारे समाज में जो बहुत सारी बेड़ियाँ थी जाति और धर्म की, इसको काफ़ी हद तक खोल दिया। लेकिन तब तक जब तक कि स्वघोषित गुजरात कारपोरेट मॉडल जो चंद कारपोरेट घरानों का ही था, कुछ अर्बन सेंट्रिक जोन्स का ही, बाकी रूरल और सेमी अर्बन बैकग्राउंड और पे एक तरह से पैरासाइट की तरह उसने इसको हाईजैक नहीं कर लिया अपने फेवर में। और आज स्थिति आप देख रहे हैं, इन सब का निहितार्थ दिखता है हमको आर्थिक विषमताओं का, जहाँ ज़्यादातर वेल्थ जो है वो कुछ लोगों में ही सिमट गई है। बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग बेरोजगार हैं और महंगाई की मार भी झेल रहे हैं। और इस पूरे नैरेटिव को कहीं ना कहीं दिमाग से हटाने के लिए, इनसे बड़ा नेशनल मुद्दे ना आज़ादी के पूर्व था ना इस समय है, क्योंकि उस समय ट्रेन ऑफ वेल्थ को दादा भाई नौरोजी जी ने सबसे अच्छे से समझा था। और G.K. गोखले साहब जब भी अगर वो अंग्रेज़ों के साथ बैठते थे बैठक में, तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक हालत है समाज की, उसको भी पूरी तरह बहुत ही स्पष्ट रूप में एकदम रख देते थे। और अंग्रेज क्या करते थे, वह इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं हमें कम्युनल टेंशन्स में दो गुटों में बांटने की पूरी भरसक प्रयास करते थे, हमारे समाज को तोड़ने की पूरी कोशिश किया करते थे। आज मैं किसी पार्टी विशेष को दोष नहीं दे रहा हूँ, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को दोष दे रहा हूँ, जो अपने स्वार्थों के लिए सत्ता में लगातार बने रहने के लिए, उनके लोग अपने लोगों को रहने के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए बाकी जनता के ऊपर, और जो इंडिया को पूरी तरह अपने लोगों के, अपने चंद लोगों के लिए अप्रूवेट करने के लिए, ये सब वही काम उस कम्युनल टेंडेंसीज़ को, उग्रता की राजनीति को प्रोत्साहन कर रहे हैं। और हमारे जो रियल मुद्दे हैं, जो वास्तव में 2030 तक यही रहेंगे राष्ट्रीय मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक जो असमानता फैल गई है, आर्थिक विषमता, इसको हमारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इस पूरी पृष्ठभूमि में आज कांग्रेस फिर से 47 के पूर्व अपने उस मूवमेंट के तौर पर, पार्टी से कहीं अधिक मूवमेंट के तौर पर दिखती है। और कहीं ना कहीं जो इसके लीडर है राहुल गांधी, वह राइट, लेफ्ट और सेंट्रल सभी शेड्स लिए नेशनल स्टेज पे आगे बढ़
रहे हैं। 47 के बाद सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, कभी भी उन्होंने एक पार्टी सिस्टम या चाइना के तरह कल्चरल रेवोल्यूशन कर सब कुछ अप्रोप्रिएट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी फ्रीडम थी कि जो भी लोग, जो भी रीजनल पार्टीज, जो भी अलग अलग घटक जो निकलना चाहते हैं और स्वतंत्र होकर अपनी एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ताकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है और मजबूत हो सके और जो डेमोक्रेटिक नैरेटिव है और बृहद हो सके, उसके लिए हमेशा प्रोत्साहन किया। और यहाँ तक कि आज की स्वघोषित जो सबसे बड़ी पार्टी है देश या विदेश या पूरे विश्व में जो कहते हैं, वह भी कहीं न कहीं इसी जो सोच है कांग्रेस मूवमेंट की, उससे ही उपजी है। तो 21 पार्टियों को जो श्रीनगर में न्योता लाइक माइंडेड पार्टियों को दिया गया है, कहीं न कहीं इन सारी पार्टियों को, जिसमें बहुत सारी रीजनल अहम पार्टियां भी हैं, उनको उस कांग्रेस मूवमेंट की याद दिलाई जा रही है कि इतिहास के झरोखे से बताया जा रहा है कि वैसी ही परिस्थितियां आज फिर आन टपकी हैं और फिर से इस कांग्रेस मूवमेंट में सबको भागीदारी निभानी है। कहीं न कहीं रीजनल लेवल पे जैसे उद्धव ठाकरे जी हैं, कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेबर क्लास को भी साथ लेके चल रहे हैं, किसानों की भी बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बाल गंगाधर तिलक के करीब मुझे वो आज दिखते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी के सोशल जस्टिस की बात करते हुए, डेमोक्रेसी की बात करते हुए, BR अम्बेडकर साहब के करीब मुझे वो छवि भी दिखती है। तो सबको कहीं न कहीं अपने आज़ादी के पूर्व लीडर्स को आत्मसार करना पड़ेगा। ममता बनर्जी को कहीं न कहीं एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू जी के रूप में रोल अदा करते हुए आज जो हमारा संविधान है, उसके इंस्टीट्यूशंस को, जैसा कि अनिल सिन्हा जी सत्येंद्र के माध्यम से हमेशा बोलते रहते हैं कि इंस्टीट्यूशन पे कुछ फासिस्टवादी ताकतें हमला करने की कोशिश कर रही हैं, अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, तो अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाना होगा। और अंत में मैं अरुण त्रिपाठी जी के शब्दों का जिक्र करते हुए कहूँगा कि भारत की आज़ादी दूसरे देशों के लिए उस समय एक मॉडल थी और उस आज़ादी ने बाद में श्रीलंका या और देशों को भी आज़ादी के लिए प्रेरित किया और उन्हें पाई। आज की युग में भारत को उसी राह पे चलना है और इस मॉडल को अगर हम फिर से इस आइडिया ऑफ इंडिया को और आगे मजबूत करते हुए आगे ले जा पाए, तो हम वास्तव में विश्व गुरु हो जाएंगे। तब तक मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मनीष जायसवाल को दीजिए। थैंक यू सर।